केबल्स, विकसित भारत का विकसित वायर, को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको मुंबई से एक बहुत ही सनसनीखेज खबर दिखाएंगे, जहां 50 साल के एक आदमी ने 17 बच्चों को एक एक्टिंग स्कूल के अंदर बंधक बना लिया। किडनैपिंग की यह घटना लगभग 3 घंटे तक चली, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस किडनैपर का एनकाउंटर करके इन बच्चों को सही सलामत छुड़ा लिया और ये किडनैपर इस एनकाउंटर में मारा गया। ये सभी बच्चे मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन देने के लिए गए थे। इन बच्चों के माता पिता ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आज उन्हें सचमुच में एक अपराध की वेब सीरीज की कहानी का इस तरह से सामना करना पड़ेगा। आज की ये खबर देश के हर माता पिता को देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप अपने बच्चों को अक्सर एक्स्ट्रा क्लासेस में भेजते हैं, कोचिंग के लिए भेजते हैं और बहुत सारी जगहों पर आप म्यूजिक क्लासेस या फिर एक्टिंग क्लासेस के लिए अपने बच्चों को भेजते ही रहते हैं। लेकिन अब आपको सावधान होने की जरूरत है, इसलिए यह खबर आपके लिए है। इसके बाद आपको वो खबर दिखाएंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें आज टिकी हुई थी। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया के बुसान शहर में मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात के दौरान इन दोनों नेताओं के बीच ठंडी केमिस्ट्री की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग से पहले बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन शी जिनपिंग का रवैया बहुत ही ठंडा था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया के किसी इतने बड़े नेता ने उनके साथ ऐसा ठंडा व्यवहार किया है। इसलिए आज की जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में सारी कहानी कह रही हैं। इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। और आखिर में आपको बेंगलुरु के एक रोड रेज की घटना दिखाएंगे, जिसमें अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहे एक आदमी ने एक डिलीवरी बॉय की टक्कर मारकर हत्या कर दी। इस डिलीवरी बॉय की स्कूटी इस पति पत्नी की गाड़ी के साथ सड़क पर छू गई थी और इसी से नाराज होकर इन्होंने पहले उसकी स्कूटी का पीछा किया और फिर जानबूझकर टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि भारत के लोग सड़कों पर इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, और दूसरी तरफ डिलीवरी बॉयज के उस दबाव के बारे में भी बात करेंगे जिसमें उनकी कंपनियां चाहती हैं कि वो जल्दी से जल्दी बिजली की गति से अपना सामान डिलीवर करें। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से। आपने फिल्मों और वेब सीरीज में कई बार हॉस्टेज ड्रामा देखा होगा, जहां पर कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है या बंधक बना लिया जाता है। इस तरह की वेब सीरीज या फिल्में आपने बहुत देखी होंगी। आज हिंदी फिल्मों की माया नगरी मुंबई में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वहां पर एक एक्टिंग स्कूल में एक आदमी ने 17 बच्चों को किडनैप कर लिया और इसके साथ साथ 2 और लोगों को भी अपना बंधक बना लिया और वो इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा। ये जो बच्चे थे इनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच है और इन बच्चों को किडनैप करने वाले इस आरोपी का नाम है रोहित आर्या और वो इसी एक्टिंग स्कूल में काम करता था। रोहित आर्या की उम्र है 50 साल और रोहित आर्या के पास पुलिस को एक एयरगन और कुछ केमिकल्स भी मिले हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, यही वो व्यक्ति है रोहित आर्या जिसने 17 बच्चों को आज किडनैप कर लिया था, बंधक बना लिया था। इस एक्टिंग स्कूल में पिछले 6 दिनों से एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और रोहित आर्या ने ही यहां पर 100 से ज्यादा बच्चों को ऑडिशन देने के लिए बुलाया था। जब इन बच्चों को बंधक बना लिया गया, पुलिस तक यह सूचना पहुंची और मुंबई पुलिस ने बाकायदा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर रोहित आर्या को गोली मार दी और सभी बच्चों को छुड़ा लिया। यह कहानी
आज देश के हर माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आजकल आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस में भेजते हैं, डांस, म्यूजिक या एक्टिंग सिखाने के लिए भी अलग अलग जगहों पर कोचिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहां पर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो जगहें कितनी सुरक्षित हैं? और आज ऑडिशन देने के लिए बच्चे गए थे इस एक्टिंग स्कूल में, और ये काफी जाना माना एक्टिंग स्कूल है। यहां पर अगर ऐसा हो सकता है तो फिर देश के किसी भी कोचिंग सेंटर में ये हो सकता है, किसी भी एक्स्ट्रा क्लासेस वाली जगह पर ये हो सकता है। इसलिए आपको अब बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर बस स्टेशन लाया। बच्चों को बंधक बनाने की ये खबर जैसे ही आई, इस एक्टिंग स्कूल के बाहर इन बच्चों के माता पिता की भीड़ जमा हो गई। वहां पर मौजूद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की सलामती को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित थे। उनके चेहरे पर डर था और इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके बच्चों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, माता पिता व्याकुल होकर, बिल्कुल मजबूर होकर इस एक्टिंग स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। एक्टिंग स्कूल के अंदर इस दरिंदे ने बच्चों को बंधक बनाया हुआ है और वो इन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकता था। इसके बाद एक्टिंग स्कूल के मैनेजमेंट ने खुद मुंबई पुलिस को फोन करके बच्चों को बंधक बनाए जाने की जानकारी दी और ठीक उसी समय बंधक बनाए गए कुछ बच्चे एक्टिंग स्कूल की खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर से मदद मांगने लगे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सोचिए उन बच्चों की हालत उस समय क्या रही होगी, उनके माता पिता की हालत क्या रही होगी। थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनकी जगह रखकर देखिए। बच्चों की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता और भी ज्यादा परेशान हो गए। बहुत सारे माता पिता ऐसे थे जो बाहर खड़े हुए थे, अपने बच्चे को शीशे के उस पार मदद मांगते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। इन बच्चों के माता पिता ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज उन्हें सचमुच में एक अपराध की वेब सीरीज की कहानी का इस प्रकार से सामना करना पड़ेगा। आज दोपहर करीब 2 बजे मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT इस मौके पर पहुंची और QRT को मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद खास तौर पर इसका गठन किया गया था और इसका काम बंधकों को छुड़ाना और आतंकवादी हमलों का मुकाबला करना है। QRT जो है ये फोर्स इसी चीज के लिए तैयार की गई है, ऐसी स्थिति के लिए तैयार की गई है। उन्हें इसी स्थिति का सामना करने के लिए ही विशेष ट्रेनिंग दी गई है। और QRT के पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इस किडनैपर रोहित आर्या से बातचीत करके बच्चों को छुड़ाने की काफी कोशिश की, उसे बहुत समझाया। लेकिन जब रोहित ने बच्चों को नहीं छोड़ा तब पुलिस और QRT ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फिर ये सारे कमांडोज बाथरूम के रास्ते इस एक्टिंग स्कूल की बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गए और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 1 घंटे तक चला, जिसमें इस आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और बंधकों को बचाने के लिए पुलिस ने भी जवाब में इस पर गोली चलाई और गोली सीधे रोहित आर्या को लगी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस समय जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होगा तो जो रेस्क्यू करने वाली टीम है, मुंबई पुलिस के जो कमांडोज हैं, उन पर भी कितना दबाव होगा, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। बच्चों को बंधक बनाने के दौरान वहां पर क्या हो रहा था, ये आप वहां मौजूद लोगों से खुद सुनिए।
वेब सीरीज़ में काम देते करके इन्होंने एक पोस्टर अलॉट किया था, बच्चों को वेब सीरीज़ में काम मिलेगा करके बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो आज दोपहर में बच्चे जब बाहर नहीं निकले खाना खाने के समय में तो पता डाला कि किडनैप हुए। जब पुलिस की टीम यहाँ पर हालचाल मचाने आई तो समझ में आया सही में किडनैप हुआ है करके, क्योंकि ऐसा तो लग रहा था कि शूटिंग है ये है, तो ऐसा फिर बाद में जो समझ में आया कि सही में किडनैप हुआ है। तो बड़े बच्चे लोगों ने इशारा किया, फिर किसी ने यहाँ से बोला पुलिस स्टेशन में कि ऐसा ऐसा हो रहा है इधर, तभी पुलिस वाले तुरंत पवई पुलिस स्टेशन जो तुरंत इधर आ गए पुलिस वाले। अंदर ही बच्चों लोग के ऊपर गन ताने हुए था, नहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन पुलिस मतलब अंदर से बोल रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था, वो वीडियो दिखा रहा था। वो माहौल तो बहुत खौफनाक था क्योंकि बच्चे लोग का जान खतरे में था ना। अब सोचिए, इस आरोपी रोहित आर्या ने बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया और माता पिता ने इस पर भरोसा करके, इस एक्टिंग स्कूल पर भरोसा करके अपने बच्चों को वहां ऑडिशन देने के लिए भेज भी दिया। इसकी एक और वजह यह भी है कि जिस स्टूडियो में यह ऑडिशन हो रहा था उसका नाम है RA स्टूडियो, जो करीब 10 साल पुराना है और वहां का एक जाना माना एक्टिंग स्कूल है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। एक और वजह है कि आजकल हर माता पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा वेब सीरीज में काम करे, फिल्मों में काम करे, एक्टिंग करे या म्यूजिक में जाए, जिसमें कोई खराबी नहीं है। हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे के अंदर अगर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो वो सामने आना चाहिए। और इसीलिए आजकल आपने देखा होगा माता पिता अपने बच्चों को इस तरह की कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, म्यूजिक सीखने, डांस सीखने या फिर एक्टिंग सीखने के लिए बाहर भेजते हैं। और ऑडिशंस में जाना भी बच्चों के लिए एक आम बात है। इसलिए ऑडिशन की कॉल मिलते ही बड़ी संख्या में बच्चे यहां पर पहुंच गए और आमतौर पर बच्चे दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं। इससे पहले रोहित आर्या ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो ये बता रहा है कि उसने इन बच्चों को बंधक क्यों बनाया। सबसे पहले आप रोहित आर्या का ये वीडियो भी देखिए। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। तो देखिए कितना खतरनाक व्यक्ति था ये। रोहित आर्या नाम का व्यक्ति पुणे का रहने वाला था और इसका दावा है कि उसने महाराष्ट्र सरकार के लिए कुछ काम किया था जिसके लिए उसे अब तक पैसा नहीं मिला और वो इससे बड़ा असंतुष्ट है, नाराज है और वो अपने आर्थिक संकट और एक मानसिक तनाव से गुजर रहा था। आप देख सकते हैं ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक तो नहीं हो सकता। रोहित आर्या ने इसके लिए महाराष्ट्र के एक पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर पर भी आरोप लगाया, जिसके बाद दीपक केसरकर ने खुद इन आरोपों का जवाब दिया है। रोहित आर्या हे स्वच्छता मॉनिटर नावाचा त्यांचा एक कन्सेप्ट होता आणि आपली जी माझी शाळा सुंदर शाळामध्ये सुद्धा त्यांना काही काम देण्यात आलेलं होतं, परंतु त्या लोकांकडून त्यांनी डायरेक्ट पैसे घेतले अशा स्वरूपाचं त्यांच्याबद्दल डिपार्टमेंटचं मत होतं। तर हे जे मॅटर आहे ते त्यांनी डिपार्टमेंटशी बोलून सोडवलं पाहिजे, कारण शेवटी सरकारची काम करायची एक पद्धत असते आणि त्या चौकटीमध्ये सर्वांनी काम करायला लागतं। अशा तऱ्हेने कोणाला तरी ओलीस धरणं हे चुकीचं है। और अब सीधे हम चलते हैं गुजरात। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात के एकता नगर में वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये गाथा सपूतों की गाथा, वीरों की ये गाथा सपूतों की गाथा। नमामि भारत माता नमामि।
जुल्मों सितम की थी सत्ता, बारडोली जाके सबको झुकाना, सत्य अहिंसा का राह दिखाना, बारडोली जाके सबको झुकाना, सत्य अहिंसा का राह दिखाना। नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में अपनी नानी के घर में हुआ था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल की निर्भीकता और नेतृत्व क्षमता स्कूल के दिनों में ही दिखने लगी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही मायने में कर्मयोगी थे। पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उचित दूरी बनाए रखते थे। एक दिन कोर्ट में बहस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्हें एक दुखद निजी सूचना मिली, परंतु एक वकील होने की भूमिका उन्होंने खूब निभाई और उस दिन की सुनवाई होने के पश्चात व्यथित हुए। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 565 रियासतों में बटे इस भारत की धरती को एक कैसे रखा जा सके। भारत की आजादी के साथ ये 565 रियासतें भी आजाद हो गई थीं। बिखरी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोने और भारतवर्ष को एकता और अखंडता के मजबूत धागे में बांधने का अकल्पनीय दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। पंडित जी, अब भी संकोच करेंगे या मुझे आदेश देने देंगे? कभी कभी संवाद से नहीं, दृढ़ कदम से ही इतिहास बनता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना की टुकड़ी हैदराबाद में प्रवेश कर गई। सब कुछ तेज गति से हुआ। निजाम के सैनिक और रजाकार भारतीय टुकड़ी के आगे टिक न सके और मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर भारतीय टुकड़ियों ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत माता की। की ये गाथा सपूतों की गाथा, वीरों की ये गाथा सपूतों की गाथा। नमामि भारत माता नमामि, नमामि भारत माता नमामि। न्याय का आता ना पता, जुल्म सितम की थी सत्ता, न्याय का आता ना पता, जुल्म सितम की थी सत्ता, बारडोली जाके सबको झुकाना, सत्य अहिंसा का राह दिखाना, बारडोली जाके सबको झुकाना, सत्य अहिंसा का राह दिखाना। नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में अपनी नानी के घर में हुआ था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल की निर्भीकता और नेतृत्व क्षमता स्कूल के दिनों में ही दिखने लगी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही मायने में कर्मयोगी थे। पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उचित दूरी बनाए रखते थे। एक दिन कोर्ट में बहस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्हें एक दुखद निजी सूचना मिली, परंतु एक वकील होने की भूमिका उन्होंने खूब निभाई और उस दिन की सुनवाई होने के पश्चात व्यथित हुए। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 565 रियासतों में बटे इस भारत की धरती को एक कैसे रखा जा सके। भारत की आजादी के साथ ये 565 रियासतें भी आजाद हो गई थीं। बिखरी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोने और भारतवर्ष को एकता और अखंडता के मजबूत धागे में बांधने का अकल्पनीय दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। पंडित जी, अब भी संकोच करेंगे या मुझे आदेश देने देंगे? कभी कभी संवाद से नहीं, दृढ़ कदम से ही इतिहास बनता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना की टुकड़ी हैदराबाद में प्रवेश कर गई। सब कुछ तेज गति से हुआ। निजाम के सैनिक और रजाकार भारतीय टुकड़ी के आगे टिक न सके और मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर भारतीय टुकड़ियों ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत माता की। तो ये जो कार्यक्रम आप देख रहे थे, ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर था और आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है।
जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के इस गुजरात दौरे के बाद एक बार फिर से मैं वापस आपको मुंबई में लेकर चलता हूं, जहां पर बच्चों को आज किडनैप कर लिया गया था। रोहित आर्या नाम का ये जो व्यक्ति है, ये इसका एनकाउंटर आज हुआ जिसमें ये मारा गया और अब इस पूरे केस की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जो आगे इस जांच को पूरा करेगी। लेकिन इस पूरी घटना में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि सभी बच्चों को बिल्कुल ठीक ठाक सुरक्षित तरीके से बचा लिया गया और एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारा जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए इस तरह की घटनाओं को लेकर, वो आज बिल्कुल ठीक था। मुंबई पुलिस ने बिल्कुल ठीक काम किया, समय पर पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल सही रहा, कुछ गलती नहीं हुई और इन सारे बच्चों को सुरक्षित इनके घर पहुंचा दिया गया। मुंबई की ये घटना देश के सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्हें एक बात समझनी होगी कि आपके और आपके बच्चों के सपने ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार पुलिस वक्त पर पहुंच गई। पर ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, इसलिए अपने बच्चों के लिए आपको खुद भी अब बहुत सावधान रहना होगा। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, वो जगह कितनी सुरक्षित है, वो कैसे जा रहे हैं, किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको पहले से रखनी चाहिए। और ये सबक लेते हुए आज आपको ये तय करना होगा कि कल से जब भी आपके बच्चे कहीं बाहर जाएंगे तो आप पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित उन्हें बचाने के लिए और सजग उन्हें रहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर सावधान रहेंगे। अब बात करते हैं बॉर्डर पर भारतीय सेना के पराक्रम की। सेना में एक कहावत है, विजयी योद्धा पहले जीत तय कर लेता है और फिर युद्ध के मैदान में उतरता है। यानी असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी से ही तय होती है। और भारतीय सेना इस समय अपने अगले युद्ध में जीत को 100% तय करने की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत की तीनों सेनाएं मिलकर एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। ये युद्ध अभ्यास आज से राजस्थान के बीकानेर में और गुजरात के सर क्रीक के पास चल रहा है और ये 10 नवंबर को खत्म होगा, यानी 12 दिनों तक चलेगा। महाजन फायरिंग रेंज, जहां पर यह युद्ध अभ्यास चल रहा है, ये भारत और पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। ऑपरेशन त्रिशूल एक साथ रेगिस्तान, समुद्र और आसमान में चल रहा है और भारतीय सेनाएं हर स्थिति में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के रफाल और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को भी शामिल किया गया है। गुजरात के पास समुद्र में नौसेना के युद्धपोत तैनात हैं, जिसके साथ सेना के 30,000 जवान, टैंक्स और तोपखाने के साथ स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज भी वहां पर हैं, जिसमें हमारी तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान पर अगर हमला करना पड़े या दुश्मन पर कभी इस तरह का हमला करना हो, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तो उसका अभ्यास कर रही हैं और इसे भारत के बड़े युद्धाभ्यासों में से एक बताया जा रहा है। इसका लक्ष्य है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले अनुभवों को परखना, सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना और ये देखना कि जरूरत पड़ने पर हमारी तीनों सेनाएं कितनी तेजी और सटीकता के साथ दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब आपको तीनों सेनाओं के इस ऑपरेशन त्रिशूल का मतलब बताते हैं। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला कर रही थी और अब ऑपरेशन त्रिशूल की मदद से तीनों सेनाओं के बीच ये तालमेल और भी ज्यादा बेहतर होगा। हमारी तीनों सेनाएं लगातार अपनी तैयारी कर रही हैं और उनके आधुनिक ड्रोन्स और नए हथियारों की युद्ध के माहौल में भी एक जांच हो रही है। ये देखा जा रहा है कि हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे जो वेपन्स हैं, वो युद्ध की स्थिति में कैसा परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ी बात, भारत के इस युद्ध अभ्यास पर पाकिस्तान और चीन की भी लगातार नजर रहेगी और उन्हें यह संदेश अब मिल गया होगा कि हमारा देश किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि युद्ध अभ्यास सर क्रीक के पास ही क्यों हो रहा है और पिछले कुछ समय से सर क्रीक का इलाका इतना चर्चा में क्यों है। गुजरात के कच्छ के रण में सर क्रीक एक खाड़ी है जो भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बीच में है।
पिछले हफ्ते पाकिस्तान की नौसेना के प्रमुख ने सर क्रीक में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया था और यह वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान लगातार अपने सैनिकों की संख्या के साथ साथ बंकर्स और रेडार सिस्टम्स की संख्या भी बढ़ा रहा है। आपको याद होगा, इसी महीने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान ने अगर सर क्रीक के इलाके में कोई गड़बड़ी की तो हम इतिहास और भूगोल पाकिस्तान का दोनों ही बदल देंगे। अब ऑपरेशन त्रिशूल की तैयारी शुरू होते ही पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यानी हवाई सीमा का एक बड़ा हिस्सा बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी इस युद्धाभ्यास को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारतीय सेना की इन तैयारियों के बाद अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिनकी आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और ये तस्वीर है अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की। दुनिया ने इन दोनों को एक फ्रेम में एक साथ लगभग 6 वर्षों के बाद इस प्रकार से देखा है। लंबा इंतजार किया है कि ये दोनों नेता एक साथ कभी इस तरह नजर आएं। ये दोनों वैश्विक राजनीति की वो धुरी हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और बहुत कम एक साथ दिखाई देती हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच आज साउथ कोरिया के बुसान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए जिनसे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन दोनों नेताओं की मीटिंग में क्या हुआ होगा। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत गर्मजोशी के साथ शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं। बीच बीच में शी जिनपिंग की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों की बहुत ही अच्छी मीटिंग होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शी जिनपिंग को ध्यान से देखें तो उनका चेहरा भावहीन है। उनके चेहरे पर न तो कोई मुस्कुराहट है, न गर्मजोशी है और न ही कोई तनाव है। ये एक ऐसा चेहरा है जो अपने आप में एक रहस्य है जिसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ, जिस मीटिंग का 6 साल से इंतजार हो रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थीं। उस मीटिंग के बाद ना तो दोनों नेताओं ने कोई संयुक्त बयान दिया, ना ही कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों नेता मिले जरूर, लेकिन शायद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और जब बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो संयुक्त बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। लगभग 100 मिनट तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई और इस बैठक के बाद जब ये दोनों नेता बाहर आ रहे थे तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई उत्साह नहीं था। शी जिनपिंग पहले जैसे ही इमोशनलेस दिख रहे थे और ट्रंप का उत्साह भी तब तक ठंडा पड़ चुका था। ट्रंप के साथ शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई दूसरे देश का नेता उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़ने नहीं गया। इस बैठक के बाद दोनों नेता बाहर निकले और शी जिनपिंग सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। ट्रंप ने उन्हें गाड़ी तक छोड़ा और फिर वो अकेले ही अपनी गाड़ी तक वापस गए। ये तस्वीर आप देखिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। ट्रंप के साथ इस तरह का व्यवहार शायद पहली बार हुआ है जब किसी देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ मीटिंग तो की, लेकिन वो ट्रंप के प्रभाव में बहे नहीं और शी जिनपिंग ने ट्रंप को अपने से ज्यादा नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा दिया। इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मीडिया को बताया कि ये मीटिंग बहुत अच्छी रही और वो इस मीटिंग को 10 में से 12 नंबर देंगे। Overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. सबसे हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने बैठकर रशिया से तेल खरीदने का मुद्दा उठाया ही नहीं।
उन्होंने शी जिनपिंग से रशियन ऑयल के बारे में कोई बात ही नहीं की, जबकि अमेरिका भारत पर रशिया से तेल खरीदने की वजह से 50% टैरिफ लगा चुका है। चीन रशिया के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और बात यहीं तक नहीं रुकती। चीन रशिया को हथियारों की टेक्नोलॉजी भी देता है और चीन का यही पैसा और टेक्नोलॉजी रशिया यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनमें से कोई भी मुद्दा शी जिनपिंग के सामने नहीं उठाया, जबकि भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि रशिया भारत के पैसे से यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है। यानी उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि असल में भारत रशिया की मदद कर रहा है ये युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन आज की जो बैठक हुई इसमें चीन सामने बैठा था और डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुद्दा शी जिनपिंग के सामने उठाया ही नहीं। एक बार ये तस्वीरें आप फिर से देख लीजिए। And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. Will you discuss Taiwan, sir? Which way? Thank you very much. Please. तो इन तस्वीरों से आपको समझ में आ गया होगा, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत उत्साह में है, लगातार शी जिनपिंग की तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े टफ नेगोशिएटर हैं। लेकिन शी जिनपिंग का जो चेहरा है बिल्कुल इमोशनलेस चेहरा है, उसके कोई भाव हैं ही नहीं। और इस मीटिंग से ऐसा लगा जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वो जमाना चला गया जब अमेरिका अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मानता था। अब चीन का कद भी अमेरिका के बराबर हो चुका है और शी जिनपिंग अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बराबरी का अधिकार और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। अब हम आपको बेंगलुरु लेकर चलेंगे और आपको यह दिखाएंगे कि आजकल भारत की सड़कों पर लोग कितने गुस्से में हैं। आपको बेंगलुरु की एक रोड रेज की घटना के बारे में आज बताएंगे, जिसमें अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने एक डिलीवरी बॉय की टक्कर मारकर हत्या कर दी। और इस 24 साल के डिलीवरी बॉय का नाम है दर्शन। 25 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे इस डिलीवरी बॉय की स्कूटी से मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति की कार को थोड़ी सी टक्कर लग गई, जिससे कार के साइड मिरर को कुछ नुकसान पहुंचा। इसके बाद डिलीवरी बॉय की मनोज और उसकी पत्नी से बहस हुई और इस डिलीवरी बॉय ने इन दोनों से माफी भी मांग ली और फिर वो वहां से चला गया, क्योंकि उसे तुरंत सामान की डिलीवरी करनी थी, वो बहुत जल्दी में था। लेकिन स्कूटी की इस टक्कर से ये पति पत्नी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अपनी कार से इस डिलीवरी बॉय का पीछा किया और स्कूटी को तेज रफ्तार से टक्कर मारकर वहां से भाग गए। इस डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर उसका एक और दोस्त वरुण भी बैठा हुआ था और तब वहां आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इस डिलीवरी बॉय दर्शन की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज किया और जांच में सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो पता चला कि जानबूझकर इस स्कूटी को टक्कर मारी गई थी और फिर पुलिस ने इस पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहला, हमारे देश में रोड रेज की घटनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं और दूसरा कि ई कॉमर्स कंपनियों जो हैं वो जल्दी सामान पहुंचाने का दबाव अपने डिलीवरी बॉयज पर कितना ज्यादा डालती हैं। एक और खास बात यह है कि जो आरोपी है ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई गुंडा नहीं है। 32 साल के मनोज लोगों को मार्शल आर्ट सिखाते थे और उनकी जो पत्नी है वो एक हाउसवाइफ है। ये कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं है, लेकिन उन्हें अचानक से इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी कार से टक्कर मारकर एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी। आज हमारे देश का शिक्षित पढ़ा लिखा मिडिल क्लास कई बार इतना खतरनाक बन रहा है। ये वो लोग हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अचानक आए गुस्से की वजह से ये एक ऐसा अपराध कर बैठते हैं जैसा अपराध सिर्फ बड़े अपराधी ही करते हैं। जब कोई सड़क पर कार लेकर चलता है तो काम का दबाव, जीवन में बढ़ता तनाव,
और लंबा ट्रैफिक जैम, दफ्तर पर अपने दफ्तर दूसरे लोगों से पहले पहुंचने की जल्दी, ज्यादातर लोग पहले से ही लेट होते हैं। उसकी वजह से हमारे देश के लोगों को सड़कों पर गुस्सा आता है। अगर आप आज सड़कों पर जाएं तो आपको लगेगा कि सारे लोग सड़कों पर जो मौजूद हैं सभी गुस्से में हैं। ऐसे में जब देश के लोग टूटी हुई सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, कई कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, तो उनका गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। और आजकल जीवन के जो तनाव हैं वो तो हैं ही। बेंगलुरु की खराब सड़कें और वहां का ट्रैफिक पूरे देश में बदनाम है। बेंगलुरु में सुबह के समय के पीक आवर्स में कार की स्पीड सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है, औसत स्पीड। करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में वहां पर औसतन 39 मिनट लगते हैं, ये औसत है। शाम को हालात और भी बिगड़ जाते हैं, लोग कई कई घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी गाड़ियों को लेकर भी बड़े संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में तो खास तौर पर जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं कि गाड़ी किसी से टच ना हो जाए, गाड़ी पर कोई खरोंच ना हो जाए। ऐसे लोगों के लिए किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा उनकी गाड़ी की कीमत होती है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि देश में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। डिलीवरी बॉय की स्कूटर से टक्कर के बाद उस व्यक्ति के पास ये विकल्प था कि वो इंश्योरेंस के जरिए अपनी कार ठीक करवा सकता था या पुलिस में इसकी शिकायत कर सकता था। लेकिन मनोज नाम के इस व्यक्ति ने यह नहीं किया। वो आराम से अपनी कार का जो नुकसान हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता था। उन्होंने सोचा, उन्हें पहले गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि हम यहीं ऑन द स्पॉट इंसाफ कर देते हैं, और इस गुस्से की वजह से इस हत्या के आरोप में ये पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हो गए। एक पहलू तो हमारे देश में यह है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है वो कैसे लगातार आजकल गुस्से में रहता है। दूसरा पहलू यह है कि आजकल भारत में इंस्टेंट डिलीवरी की एक रेस चल रही है। पिज्जा से लेकर खाना पीना, फल, सब्जियां या कोई भी सामान, ई कॉमर्स कंपनी आपसे वादा करती हैं कि कुछ ही मिनटों में आपके घर पर पहुंच जाएगा। क्विक कॉमर्स की हर कंपनी कम समय में सामान घर पहुंचाने का विज्ञापन दे रही है, और इसका सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है हमारे डिलीवरी बॉयज पर, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके घर पहुंचकर वो सामान डिलीवर करें। और इसके लिए वो तेज गाड़ी चलाते हैं, उन्हें स्कूटी दी जाती है, तेज स्कूटी चलाते हैं। कई बार जल्दी पहुंचने के लिए उन्हें ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना भी पड़ता है। डिलीवरी बॉयज पर हर सामान को पहुंचाने की एक डेडलाइन होती है। सामान में देरी होने पर ग्राहक नाराज होता है और डिलीवरी बॉयज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी खराब होता है। इसका नतीजा ये होता है कि डिलीवरी बॉयज अपनी जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार से स्कूटी चलाते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा उनके पास बैटरी वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। इस तरह की स्कूटी होती है जिसे वो तेजी से चलाते हुए आपको किसी भी शहर में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी पहुंचना है। सामान को जल्दी पहुंचाने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। वो लगातार अपने सामने अपने फोन पर मैप्स पर लोकेशन देखते रहते हैं। उन्होंने लोकेशन अपने फोन में फिट की होती है, फीड की होती है, जिसकी वजह से वो लगातार अपने फोन को भी देखते हैं। आम आदमी अगर गाड़ी चलाते हुए फोन देख ले तो उसका तुरंत चालान हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में ये रूल है, कानून है कि आप गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने देखा हो तो हमारे देश में डिलीवरी बॉयज जो हैं या फिर ओला और उबर, इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं, ये लगातार अपने फोन पर मैप्स खोलकर रखते हैं और लोकेशन को देखते रहते हैं, जिससे इनका ध्यान भटकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रैफिक नियम जो है सिर्फ आम आदमी के लिए है, इन लोगों के लिए नहीं है? और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जान की भी उतनी ही कीमत है। हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें दोष देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि इन्हें सुरक्षित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बहुत सारे डिलीवरी बॉयज ऐसे होते हैं जो ट्रेन्ड ड्राइवर्स नहीं होते, वो ठीक से गाड़ी चलाना नहीं जानते, स्कूटी चलाना नहीं जानते। और आजकल क्विक कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो बैटरी वाली स्कूटीज का इस्तेमाल उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, और कई बैटरी वाली स्कूटीज में हेलमेट पहनना भी जरूरी नहीं होता, और इसी कारण से कई बार ये दुर्घटना का शिकार होते हैं। हम सब इंस्टेंट डिलीवरी चाहते हैं, लेकिन स्पीड में हमने धैर्य, सहनशीलता और इंसानियत को खो दिया है। बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक विस्फोट था। हमारे शहरों की सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं, तनाव,
और गुस्सा भी दौड़ रहा है। इसलिए हमारा आपको सुझाव है कि अब डिलीवरी बॉयज़ के लिए एक अलग लेन बनाई जाए, उन्हें बाकायदा ड्राइविंग की ट्रेनिंग पहले दी जाए, उन्हें ट्रैफिक के नियमों के बारे में पहले से बताया जाए। ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस को हमें एक राष्ट्रीय अभियान बनाना चाहिए और सबसे ज़रूरी, हम अपने अंदर की जल्दबाजी को भी कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि अगर समाज में इंस्टेंट डिलीवरी की ये रेस चलती रहेगी तो सड़कों पर इस तरह के इंस्टेंट अपराध को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे दुनिया की एक ऐसी टेक कंपनी के बारे में जिसने अपने तेज रफ्तार प्रदर्शन से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, और इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। और अमेरिका की ये कंपनी दुनिया के 190 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। आज एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन यानी 440 लाख करोड़ रुपए का है, और दुनिया में पहली बार किसी कंपनी का मार्केट कैप इतना ज्यादा हुआ है। मार्केट कैप का मतलब होता है अगर आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी एनवीडिया को खरीदना चाहे तो बाजार में इस कंपनी की कीमत 440 लाख करोड़ रुपए होगी। और आज एनवीडिया अगर एक देश होता तो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता, और एनवीडिया से ऊपर केवल अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था होती। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय 2602 लाख करोड़ रुपए की है और चीन की 1648 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 351 लाख करोड़ रुपए की है, और एनवीडिया की जो वैल्यू है वो भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि एनवीडिया की कीमत इस समय भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि 440 लाख करोड़ रुपए आखिर कितना होता है, तो इसे आंकड़ों के जरिए जरा समझिए। हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5838 कंपनियां लिस्टेड हैं, और इन सारी कंपनियों को खरीदने के लिए 475 लाख करोड़ रुपए काफी होंगे, जबकि अकेली एनवीडिया की कीमत 440 लाख करोड़ रुपए है। यानी एक तरफ सिर्फ एक कंपनी है और दूसरी तरफ ये 5838 कंपनियां हैं। एक और आंकड़ा देखिए, अगर आप हर रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो 440 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आपको करीब 12,000 साल लग जाएंगे। 10 करोड़ रुपए हर रोज आप 12,000 साल तक खर्च कर पाएंगे, तब जाकर इतना पैसा खर्च होगा। यानी इतना पैसा खर्च करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इन आंकड़ों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी आखिर ऐसा क्या करती है, क्या बनाती है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी वस्तु है टेक्नोलॉजी, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। एआई को विकसित करने के लिए एक खास तरह के चिप की जरूरत होती है, और दुनिया भर में करीब 90% इस प्रकार के चिप एनवीडिया बनाती है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स और ऑनलाइन गेम्स जैसी चीजों के लिए भी एनवीडिया चिप्स बनाती है। लेकिन एनवीडिया की किस्मत दुनिया भर में एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बदली है। वर्ष 2022 में एनवीडिया के एक शेयर की कीमत सिर्फ $13 थी, और आज इसकी कीमत $210 है। यानी सिर्फ 3 वर्षों में इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 16 गुना बढ़ गई। आज आप इस आंकड़े को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे यह कंपनी पिछले 3 वर्षों में दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन चुकी है। वर्ष 2023 में एनवीडिया $1 ट्रिलियन की कंपनी थी, और अगले ही साल 2024 में यह $3 ट्रिलियन की कंपनी बनी, और अब 2025 में $5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। वर्ष 1993 में एनवीडिया की स्थापना जेनसन हुआंग नाम के एक व्यक्ति ने की थी। जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान में हुआ था और बाद में वो अमेरिका के नागरिक बने। सोचिए कैसे एक व्यक्ति ने ताइवान से आकर अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। 62 साल के जेनसन हुआंग का बचपन अमेरिका में गरीबी और संघर्ष में बीता। एनवीडिया के निर्माण से पहले जेनसन हुआंग ने रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोए हैं और बाथरूम तक साफ किए हैं। 1993 में जेनसन को चिप बनाने का एक आइडिया आया। वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिखा, लेट्स बिल्ड चिप्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमंस। इसका मतलब है हम ऐसे चिप्स का निर्माण करें जो इंसानों की तरह सोच सके। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और आज से 10 साल पहले तक ऑयल और
गैस बेचने वाली कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। ऐसा माना जाता था कि जो कंपनियां कच्चे तेल का बिजनेस करती हैं वो ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। लेकिन अब देखिए कैसे समय बदला। आज एआई का जमाना है और आप एक और आंकड़ा देखिए, ये दुनिया की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियां हैं, सबसे कीमती कंपनियां, सबसे ज्यादा कीमत की कंपनियां। इस लिस्ट में ज्यादातर वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं या जो टेक कंपनियां हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं। देखिए एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट यानी गूगल, अमेजॉन, मेटा, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, ये सारी या तो टेक कंपनियां हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। वो आज भी एआई में अरबों रुपए का निवेश कर रही हैं। और इस लिस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी सऊदी अरामको 8वें नंबर पर आती है। और इस समय एनवीडिया अरामको से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है। इन 10 कंपनियों की लिस्ट में 8 कंपनियां अमेरिका की हैं, 1 ताइवान की है और 1 सऊदी अरब की है। इस लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि अगर किसी को एक बड़ी कंपनी बनानी हो या एक बड़ा बिजनेस शुरू करना हो तो उसे अमेरिका ही जाना चाहिए। दरअसल अमेरिका में पिछले कई दशकों में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जिसमें किसी के लिए बिजनेस को शुरू करना और बाद में उस कंपनी को विस्तार देना बेहद आसान हो गया। अमेरिका में वो कंपनियां जो भविष्य की योजनाओं पर काम करती हैं या देश हित से जुड़ा सामान बनाती हैं, उन्हें सरकार कई तरह की मदद देती है। जैसे इन कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है, कम ब्याज पर लोन मिलता है, करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स सरकार इन्हें खुद दे देती है। अमेरिका में सरकार कैसे मदद करती है उसके बारे में 2 उदाहरण देखिए। अमेरिका की सरकार ने चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल में खुद 10% हिस्सा खरीद कर उनकी मदद की, यानी सरकार ने ही 10% हिस्सा खरीद लिया। अमेरिका की सरकार ने इलॉन मस्क की कंपनी को पिछले 20 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की है। सरकारें बदलती रहीं लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर कोई राजनीति नहीं की गई। ना ही किसी ने अमेरिका की जनता को भड़काने की कोशिश की कि इलॉन मस्क को यह खास मदद दी जा रही है। इसी तरह से चीन की सरकार भी प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी देती है। आज चीन में जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं उन्हें सरकार से सब्सिडी मिलती है, मदद मिलती है। चीन में ईवी बनाने वाली BYD कंपनी को चीन की सरकार ने 18,500 करोड़ रुपए की मदद की। लेकिन हमारे देश में हालात बिल्कुल उल्टे हैं। विपक्ष हमारा जो है, हमारे विपक्ष के नेता लगातार एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। हमारे देश की सरकार अगर किसी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रही है, और अगर इस क्षेत्र को में किसी कंपनी को हमारी सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो विपक्ष हंगामा करता है। विपक्ष लोगों को भड़काने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जानबूझकर बार बार देश की बड़ी कंपनियों को निशाना बनाता है। सवाल यह है कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आखिर बड़ी कैसे बनेगी? कैसे दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों से हम मुकाबला करेंगे? 2 उदाहरण और देखिए। वर्ष 2016 में हमारे देश में केवल 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन इस समय 1,59,000 स्टार्टअप हैं। 2014 में भारत में मोबाइल फोन बनाने के लिए सिर्फ 2 प्लांट्स थे। आज 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहां मोबाइल फोन बन रहे हैं। इसी महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत के दौरे पर आए थे और उनके विमान में 100 से ज्यादा वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत आए थे, जिसमें रोल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओज थे, एग्जीक्यूटिव्स थे। ये सब अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ एक बिजनेस डेलीगेशन में आए थे। ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी भारत से व्यापार करने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ आए। लेकिन आज अमेरिका या ब्रिटेन में किसी बिजनेस डेलीगेशन में सरकार के साथ अगर हमारी सरकार अगर अपने प्लेन में अंबानी को ले जाए या अडानी को ले जाए या किसी और बिजनेसमैन को हमारे प्रधानमंत्री अगर अपने प्लेन में बैठाकर किसी दूसरे देश में ले जाएं, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। विपक्ष, हमारे ही देश के कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी तुरंत सरकार की आलोचना करने लगेंगे, सरकार को गरीबों का विरोधी बताने लगेंगे और कहने लगेंगे कि देखिए सरकार कुछ खास लोगों की मदद कर रही है। दरअसल आजादी के बाद हमारे देश में 3 दशकों तक नेहरू और समाजवादी विचारधारा के जरिए यह सोच बना दी गई कि अमीर होना गलत है। उस समय की फिल्मों में भी यह दिखाया जाता था कि कोई बड़ा व्यापारी, कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ा सेठ अगर है
तो वो ज़रूर गलत काम करता है, वो ज़रूर भ्रष्ट होगा। ईमानदारी से तो पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, ईमानदारी से बिजनेस नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के देश हों, वो अपने देश में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रमोट करते हैं। उन्हें अपने साथ दूसरे देशों की यात्रा पर सरकारें लेकर जाती हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, हम आपको वहां से काम दिलवाएंगे, ताकि उनकी देश की जो कंपनियां हैं वो बढ़ सकें, उनका विस्तार हो सके। लेकिन हमारे देश में आज भी इस पर बहुत राजनीति होती है। और अब बात करते हैं, राजनीति की बात हमने शुरू कर ही दी है, तो बिहार चुनाव में राहुल गांधी की राजनीति के बारे में आपको बताते हैं। और खास बात यह है कि राहुल गांधी हर बार चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बीजेपी को फायदा हो जाता है। इस बार भी राहुल गांधी ने बिहार में एक ऐसा ही बयान दिया जिस पर बीजेपी अब लगातार चौके छक्के लगा रही है। कल हमने आपको बताया था कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव और वोटिंग का मजाक उड़ाते हुए इसे नाच गाने से जोड़ दिया था। राहुल गांधी ने छठ पूजा का भी मजाक उड़ाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में अपनी चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी को उस बयान के लिए करारा जवाब दिया है। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है, और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसे आप उनका सेल्फ गोल भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने ही पार्टी और अपने ही सहयोगियों को नुकसान कर दिया। अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ उनके इस बयान पर चुनाव आयोग में शिकायत की है और कहा है कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत की स्वदेशी ड्राइवरलेस कार, जिसमें सनातन और साइंस का एक अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब आपको एक बार फिर से बेंगलुरु लेकर चलते हैं।
लेकिन इस बार आपको एक अच्छी खबर दिखाएंगे। ये रोड रेज की खबर नहीं है, हालांकि इस खबर में भी गाड़ी है, इस खबर में भी सड़क है, लेकिन रोड रेज नहीं है। ये तस्वीर एक ड्राइवरलेस कार की है और दो वजहों से ये कार बहुत चर्चा में है। पहला है साइंस और दूसरा है सनातन। पहले साइंस की बात करते हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिका की टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने के लिए मशहूर है। चीन की BYD भी यही काम कर रही है। अब भारत ने एक कमाल कर दिया है। भारत ने अपनी पहली सेल्फ ड्राइविंग कार बना ली है और इस कार का नाम है विरिन। इसे विप्रो ने IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ मिलकर बनाया है। सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी और पहली बार इस कार को 27 अक्टूबर को RV कॉलेज में पेश किया गया। बिना ड्राइवर के चलती हुई इस कार का एक वीडियो आजकल बहुत चर्चा में है। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। अभी इस कार पर प्रयोग चल ही रहे हैं। ये एक प्रोटोटाइप है और सड़क पर आने में अभी से और समय लगेगा। हालांकि यहाँ एक और बात गौर करने वाली है और वो है इस कार के साथ साइंस के साथ सनातन संस्कृति। कार के बाहर और कार के अंदर आप सनातन संतों को देख सकते हैं। भारत आज विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों रास्तों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें संत अंदर बैठे हुए हैं जो सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं और ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है जहां टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हमारे संस्कार भी साथ साथ हैं। और इस कार को विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए इस कार में संतों को बैठाया गया था। सबसे पहले संतों का आशीर्वाद लिया गया। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो चला गया वो वापस आकर भी पहले जैसा कभी नहीं रहता। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश? SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस? गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न? बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम? पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट। फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।